नमस्कार दोस्तों, आरएनए में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूं आज की मुख्य समाचारों के साथ। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस को बताया धूर्त बहुरूपिया, बोले ये स्वरूप बदलने में माहिर है। देश में कोरोना के कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जिलाधिकारियों से संवाद किया। इस दौरान पीएम ने कोरोना वायरस को बहुरूपिया और धूर्त करार दिया। उन्होंने कहा कि यह अपना स्वरूप बदलने में माहिर है, जो बच्चों और युवाओं को प्रभावित करने वाला है। इससे निपटने के लिए उन्होंने नई रणनीति बनाने और नए समाधान की आवश्यकता पर जोर देते हुए आगाह किया कि जब तक यह छोटे स्तर पर भी है, चुनौती खत्म नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि जिस तरह से वह जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, इससे चिंता को गंभीर होने से रोकने में मदद मिली है, लेकिन इसके बावजूद सभी को आगे के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि जीवन बचाने के साथ साथ हमारी प्राथमिकता जीवन को आसान बनाए रखने की भी है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन की सुविधा हो, दूसरी आवश्यक आपूर्ति हो, काला बाजारी पर रोक हो, ये सब इस लड़ाई को जीतने के लिए भी जरूरी है और आगे बढ़ने के लिए भी बेहद आवश्यक है। इधर एक अन्य खबर के मुताबिक देश में मेडिकल रिसर्च पर काम करने वाली सबसे बड़ी सरकारी संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कोरोना पर बड़ी चेतावनी जारी की है। ICMR का कहना है कि कोरोना वायरस की बीमारी डायबिटीज भी दे सकती है। ICMR के हेड डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि कोरोना महामारी शुगर बढ़ाती है। ऐसे में कोरोना महामारी मरीज को नई डायबिटीज भी दे सकती है। उन्होंने कहा कि 2DG दवा कोरोना के हल्के और मध्यम स्तर के रोगियों के लिए ठीक है, कोरोना के क्रिटिकल मरीजों के लिए यह दवा ठीक नहीं है। ICMR के हेड डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि एक संक्रमित व्यक्ति एक महीने में 406 लोगों को इन्फेक्शन फैला सकता है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों में सुधार हो रहा है, लेकिन अब भी बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि फंगल इन्फेक्शन नमी में विकसित होता है। यदि किसी में इम्यूनिटी पावर कम है तो यह फंगस ग्रो करेगा, इसीलिए कोविड मरीजों में यह समस्या आ रही है। डायबिटीज के रोगियों में इम्यूनिटी औरों के मुकाबले कम होती है, इसलिए यह प्रॉब्लम उनमें ज्यादा देखी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में पिछले दिनों कोरोना महामारी के एक्टिव मामलों में कमी आई है। अगली खबर दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। कोरोना महामारी का असर दिल्ली यूनिवर्सिटी की सालाना परीक्षाओं पर भी पड़ गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के आखिरी वर्ष के स्टूडेंट्स की परीक्षाएं 7 जून तक के लिए टाल दी हैं। इसके साथ ही सभी कोर्सेज की सेमेस्टर एग्जाम भी टाल दिए गए हैं। टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी खबर है। आयकर विभाग ने गुरुवार को बड़ा ऐलान करते हुए असेसमेंट ईयर 2021-22 की पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की मियाद को बढ़ा दिया है। पहले इसकी डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 सितंबर 2021 कर दिया गया है। विभाग ने सर्कुलर जारी करते हुए बताया, अब नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 15 जून के बजाय 15 जुलाई तक मुहैया कराना होगा। आपको बता दें कि फॉर्म 16 आयकर रिटर्न दाखिल करने में मदद करता है, साथ ही इसका इस्तेमाल इनकम के सबूत के तौर पर किया जाता है। ये एक तरह का सर्टिफिकेट है जो कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कंपनी द्वारा कर्मचारी की सैलरी से काटे गए TDS को सर्टिफाई किया जाता है। कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए फीस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। यह जानकारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने दी। देश में कोरोना महामारी के साथ ही आंखों में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार को चिंता में डाल दिया है। सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर इसे महामारी रोग अधिनियम एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 के तहत अधिसूचित करने की सलाह दी है। राज्यों को भेजे पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि सभी सरकारी निजी स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल कॉलेजों को ब्लैक फंगस की जांच, डायग्नोसिस, प्रबंधन के लिए ICMR और MOHFW के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। राज्यों में होने वाले ब्लैक फंगस के सभी मामलों की रिपोर्ट उसे भेजनी होगी। इधर एक अन्य महत्वपूर्ण खबर में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में फूटा कोरोना बम। गांव से आ रहे हैं 83% मामले।
महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आई है, लेकिन अब कोविड-19 के मामले गांवों तक पहुंचने लगे हैं और तेजी से बढ़ रहे संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। दूसरी लहर में अमरावती जिले के गांवों में कोरोना का बम फूटा है और यहाँ 83% मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नए मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में कोविड-19 के 34,031 नए मामले सामने आए और 594 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक कोरोना से कुल 84,371 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महामारी के बीच अनाथ और निराश्रित हुए बच्चे राज्य की संपत्ति हैं। कोविड के कारण जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया है, उनके भरण पोषण सहित सभी तरह की जिम्मेदारी राज्य सरकार मुहैया करवाएगी। इधर एक अन्य महत्वपूर्ण खबर में नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के 2 मंत्रियों और एक पूर्व नेता को सोमवार को गिरफ्तार किया था। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में हाल में हुए विधानसभा के चुनाव के लिए नामांकन भरते समय भाजपा नेता मुकुल राय ने अपने शपथ पत्र में नारदा स्टिंग ऑपरेशन में आरोपी होने की बात छिपाई थी। तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि एक अन्य भाजपा विधायक शिवेंदु अधिकारी ने अपने हलफनामे में नारदा मामले का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि किन धाराओं के तहत इसे दर्ज किया गया था। घोष ने कहा, उम्मीदवार के लिए उसके खिलाफ दर्ज मामलों का हलफनामे में जिक्र करना आवश्यक है। ब्लैक फंगस के बाद अब सामने आए व्हाइट फंगस के केस। कोरोना वायरस महामारी के बीच बिहार में इन दिनों ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी देखी जा रही है। इस बीच अब व्हाइट फंगस के मामले मिलने से बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में व्हाइट फंगस के 4 मरीज सामने आए हैं। संक्रमित मरीजों में पटना के एक फेमस स्पेशलिस्ट भी शामिल हैं। यह बीमारी ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि व्हाइट फंगस से भी कोरोना की तरह फेफड़े संक्रमित होते हैं, वहीं शरीर के दूसरे अंग जैसे नाखून, स्किन, पेट, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट्स और मुंह के अंदर भी संक्रमण फैल सकता है। पटना में अब तक व्हाइट फंगस के 4 मरीज सामने आ चुके हैं। पीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर SN सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 4 मरीजों में कोरोना जैसे लक्षण दिख रहे थे, लेकिन उनको कोरोना था ही नहीं। उनके सभी टेस्ट नेगेटिव थे। टेस्ट करवाने पर इस बात का खुलासा हुआ कि वे व्हाइट फंगस से संक्रमित हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि एंटी फंगल दवा देने से ही 4 मरीज ठीक हो गए। इधर एक नई रिसर्च में पता चला है कि कोरोना वायरस के ड्रॉपलेट्स भले ही 2 मीटर की दूरी तय करें, लेकिन इसके एरोसोल्स 10 मीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना वायरस हवा में 10 मीटर की दूरी तय कर सकता है। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के ऑफिस की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई है। आइए जानते हैं क्या है नई गाइडलाइंस। सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना संक्रमण फैलने का प्रमुख कारण ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स है। बताया गया है कि संक्रमित व्यक्ति के मुंह से सलाइवा के कुछ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो कि आमतौर पर 2 मीटर की दूरी तक हवा में रहने के बाद जमीन पर गिर जाते हैं। यही वजह है कि सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह पर मास्क को अनिवार्य किया हुआ है। लेकिन रिसर्च में पता चला है कि कोरोना वायरस के ड्रॉपलेट्स भले ही 2 मीटर की दूरी तय करें, लेकिन इसके एरोसोल्स 10 मीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। बता दें कि मुंह से निकलने वाले 5 माइक्रोन से बड़ी सलाइवा की बूंदों को ड्रॉपलेट कहा जाता है और 5 माइक्रोन से छोटी बूंदों को एरोसोल्स। दोनों में ही वायरस मौजूद होता है जो संक्रमण फैला सकता है। एरोसोल्स हल्के होने के कारण दूर तक हवा में रहते हैं। इधर एक अन्य खबर के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना महामारी के कारण अपने पिता या पेरेंट्स को गंवाने वाले बच्चों के लिए फ्री शिक्षा देने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। गुरुवार को भेजे गए पत्र में सोनिया गांधी ने कहा कि इन बच्चों को बेहतर भविष्य की उम्मीद देना राष्ट्र के तौर पर सबकी जिम्मेदारी है। पत्र में सोनिया ने कहा, कोरोना महामारी की भयावह स्थिति के बीच कई बच्चों का अपने माता पिता में से किसी एक का या फिर दोनों को खोने की खबरें आ रही हैं, जो तकलीफ देह हैं। ये बच्चे सदमे में हैं और इनकी सतत शिक्षा और भविष्य के लिए कोई मदद उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपने पत्र में पूर्व प्रधानमंत्री और अपने पति राजीव गांधी के कार्यकाल में शुरू किए गए नवोदय विद्यालय
विद्यालयों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 661 नवोदय विद्यालय चल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन बच्चों को इन नवोदय विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के बारे में विचार किया जाए। सोनिया गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि एक राष्ट्र के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अकल्पनीय त्रासदी से गुजरने वाले इन बच्चों को अच्छे भविष्य की उम्मीद दें। इस पत्र पर कांग्रेस नेता और सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को सोनिया गांधी के सुझावों को सुनना चाहिए। इधर एक अन्य खबर के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइलिंग के लिए लॉन्च होगा नया वेब पोर्टल। 7 जून से कर सकेंगे इस्तेमाल। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्स पेयर को बहुत जल्द एक नया वेब पोर्टल मिलने वाला है। नए वेब पोर्टल पर ITR फाइलिंग पहले से ज्यादा आसान और झंझट मुक्त होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नए वेब पोर्टल को लेकर एक आदेश जारी किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि मौजूदा वेब पोर्टल 1 जून से लेकर 6 जून तक बंद रहेगा और 7 जून से टैक्स पेयर्स के लिए एक नया इनकम टैक्स वेब पोर्टल शुरू हो जाएगा। इधर जी मीडिया की खबर के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देश भर में अपने करोड़ों कस्टमर्स के लिए गुरुवार को नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहने की बात कही गई है। ऐसे में किसी भी असुविधा से बचने के लिए बैंक ने सभी खाता धारकों को बिना देरी लेन देन से जुड़े काम निपटाने के लिए कहा है। खेल की खबरों में भारत के खिलाफ सीरीज से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका, जोफ्रा आर्चर होंगे बाहर। भारत ने इंग्लैंड को हाल ही में 4 मैच की टेस्ट सीरीज में 3-1 से करारी मात दी थी। अब टीम इंडिया को अगस्त में इंग्लैंड में 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इंग्लैंड भारत को हराकर अपना हिसाब बराबर करना चाहेगा, लेकिन इस सीरीज से पहले इंग्लैंड को एक बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के दाईं कोहनी की शुक्रवार को सर्जरी होगी, जिससे उनका भारत के खिलाफ 4 अगस्त से शुरू होने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के शुरुआती मुकाबलों में खेलने की संभावना नहीं है। तो दिन भर की इन महत्वपूर्ण खबरों के साथ मिलते हैं कल नए समाचारों के साथ। धन्यवाद।